चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ दिनों पहले 3 यूरोपियन देशों की यात्रा की थी और ये उनकी 5 सालों में पहली विदेश यात्रा है। और वो भी बहुत ही सेलेक्टेड 3 कंट्रीज पे, फ्रांस, हंगरी और सर्बिया। और 3 या 4 दिन पहले ही, जैसे कि आप देख चुके होंगे, कि चीन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को होस्ट किया बीजिंग में। और ये बहुत कम बार होता है कि जो चीन में या चीनी राष्ट्रपति किसी को गले मिल के विदा करें। तो ऐसा हुआ है, आपने वीडियो सोशल मीडिया में देखे होंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी जो बढ़ती हुई दोस्ती का प्रतीक है। और कुछ लोग इसे इस बात से भी जोड़कर देख रहे हैं कि जब चीन के राष्ट्रपति तीसरी बार पद की शपथ ली थी, तो सबसे पहले उन्होंने विदेश यात्रा रूस की थी। वो मॉस्को गए थे, तो रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें सिर्फ ये रिटर्न फेवर कर दिया, या एक तरह से सेम चीज़ होगी। तो इन जो चीज़ों से क्या आप मायने हो सकते हैं, और भारत पर इन चीज़ों का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म में क्या माफ कीजिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम चीन को इससे क्या फायदा है और चीन क्या सोच रहा है। इन दो जो विजिट है, एक चीन के राष्ट्रपति ने की और एक चीन के राष्ट्रपति ने होस्ट किया, उनसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन देशों की। तो चीन के ना माफ कीजिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबसे पहले यूरोप गए थे, और यूरोप में वो फ्रांस गए। अब जो फ्रांस है, वहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जब से यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी है, तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी जाए, या वो चाहते हैं कि जो फ्रांस है वो यूरोप में लीडरशिप ले और अमेरिका की साइड जाने की बजाय वो खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करे। मतलब कि वो कोशिश कर रहे हैं एक तरह से फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने की, एक सोवरेन नेशन डिक्लेयर करने की, और वो जो है खुद डिसीजन ले सके। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, फ्यूचर में जो फॉर्म होना है, उससे फ्रांस एक अच्छा रोल प्ले कर सके। क्योंकि अभी तक जो ज़्यादातर देश हैं वो फ्रांस को यूएस का ही एक अलाई मानते हैं, या फ्रांस जो है यूएस गवर्नमेंट का ही जो भी वो डिसाइड करते हैं उसी का सपोर्ट करता है। उनका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है। और ज़्यादातर जो यूरोपियन देश है उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो जो अमेरिका डिसाइड कर रहा है उसी के साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट नहीं है। फ्रांस इस बारे में अपवाद हो सकता है। फ्रांस ने कोशिश की थी पहले काफ़ी बार, उन्होंने कोशिश की कि भाई चीन को उन्होंने वार्न किया कि भाई आप रूस के साथ मत जाओ, या फिर चीन को कहा कि भाई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे हितों के खिलाफ हैं। लेकिन फ्रांस के पास कोई लेवरेज नहीं है। एक तरह से देखा है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, और जो फ्रांस या कोई भी बड़ा देश है वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो उनकी जो क्रिटिकल डिपेंडेंसी है, वो जो क्रिटिकल माल मटेरियल है, या जो जो स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट्स है, वो सब चीन से आते हैं। तो एक तरह से आप चीन से आप कुछ कह नहीं सकते, आप चीन पर डिपेंडेंट हो। तो शी जिनपिंग ये अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता लग गया कि भाई अगर जो वेस्टर्न अलायंस है या वेस्टर्न कंट्रीज है वो पुश कर रहे हैं ताइवान की इंडिपेंडेंस को, वो चाहते हैं कि भविष्य में ताइवान को हथियार, गोला बारूद या वो भी और भी मदद दे करके, जिस तरह से चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, तो ये लोग ये देश ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन देके चीन के खिलाफ भड़का नहीं रहे, चीन के खिलाफ मतलब मदद दे रहे हैं एक तरह से। तो अगर जो कुछ यूरोपियन देश या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज चीन के साथ हो जाते हैं, या चीन के साथ ना होकर भी एक न्यूट्रल स्टेटस ले लेते हैं, जैसे कि फ्रांस लेता है, तो जो अलायंस है ताइवान के सपोर्ट में चाइना के अगेंस्ट, वो फीका पड़ जाएगा। तो चीन को आसानी हो सकती है, चीन को आसानी हो सकती है। और लॉन्ग टर्म में चीन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर वेस्टर्न अलायंस वीक होता है, तो जो रोल प्ले कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल लीडरशिप में, वो चाइना फिल कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस वीक हो जाएगा। तो एक तरह से चाइना को इससे फायदा हो सकता है। फ्रांस के साथ तो यही पोजीशन रही है चीन की। और इसके बाद चलते हैं सर्बिया। तो सर्बिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और सर्बिया और रूस के अच्छे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं
काफ़ी सालों से, दशकों से। और चूंकि सर्बिया जो है चारों तरफ से यूरोपियन यूनियन के देशों से घिरा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें रशिया के खिलाफ कुछ सैंक्शंस लगाने पड़े, या रशिया से वो चाहकर भी रशिया की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि सर्बिया रशिया का जो भी है एक क्लोन कंट्री है या उनका पीछे लगू है, जो भी है। लेकिन सर्बिया अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, और क्योंकि रूस जो है यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो सर्बिया को एक नया पार्टनर चाहिए। नया पार्टनर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो कि सर्बिया के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, वो सर्बिया को धमका रहे हैं कि भाई तुम रूस का साथ छोड़ दो या हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम जो है तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे, तुम पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो सर्बिया को एक पार्टनर की तलाश है। उन्हें चीन के रूप में एक पार्टनर मिल गया। तो जैसे कि मान लीजिए रूस से अगर उनको वेपन्स नहीं मिल रहे, तो कुछ समय पहले ही चीन ने अपने वेपन्स सर्बिया को भेजे। तो सर्बिया यूरोप का एक मेरे हिसाब से इकलौता देश है जिसने चीन के वेपन्स खरीदे हैं, क्योंकि रूस से वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इस तरह से चाइना जो है काफ़ी मदद कर रहा है सर्बिया की। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए अगेन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है सर्बिया के साथ फेवरेबल नहीं है कोसोवो इशू को लेकर। तो सर्बिया को डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, कोई अच्छा बड़ा पैसे वाला देश चाहिए। तो चाइना उस गैप को फुल करने में सक्षम हो गया, या फिर वो उन्होंने बिल्कुल फुल कर दिया है। तो उन्हें मिल गया है सर्बिया के तौर पे एक अच्छा पार्टनर यूरोप में। तो सर्बिया को भी फायदा है और चीन को भी फायदा है कि उनके पार्टनर जो हैं यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं, और एक तरह सर्बिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है, और चीन जो है अपना जो है अपने अपने पांव और अच्छे से फैला सकता है यूरोप के अंदर। तीसरा देश है हंगरी। हंगरी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और पिछले कुछ सालों से हंगरी ने जितने भी यूरोपियन यूनियन के डिसीजन है उनको वीटो किया है, या उनसे सहमत नहीं हुआ, या कुछ लोग कहते हैं उनके अगेंस्ट किया है। भले ही वो इमिग्रेशन का इश्यू हो, जहाँ पर यूरोप ने अपने बॉर्डर खोल दिए और जो भी बाहर से रेफ्यूजीज आए उनको सेटल करना चाहा, हंगरी ने उसको वीटो किया। उन्होंने जो है जो शेंगन बॉर्डर है उस पर फेंसिंग कर दी कि भाई नहीं, हम डिसाइड करें कौन आया कौन रहेगा। बिल्कुल कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट गए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जब सैंक्शंस की बात है तो हंगरी ने बहुत बार वीटो किया, और बहुत सारे सैंक्शंस को उन्होंने अवॉइड किया। और हंगरी कह रहा है कि भाई लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है, और यूक्रेन को पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, आप लड़ाई बंद करो, हमें नुकसान हो सकता है। और ये भी है कि हंगरी जो है रूस से गैस भी ले रहा है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूस की टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। तो देखा जाए तो हंगरी जो है काफ़ी एक आउटलायर है, जिसे कहते हैं ना अपवाद, ऑड वंस आउट यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि काफ़ी कुछ जिसे बहुत लोग कमेंटेट्स कहते हैं लुकिंग आफ्टर ओन इंटरेस्ट। वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहा है, अपने आप की तरफ देख रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा कि भाई भीड़ चाल में चलो। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हंगरी गए, और वहाँ की राजधानी बुडापेस्ट में उन्होंने जो हंगरी के राष्ट्रपति हैं विक्टर ओरबान से बातचीत की और काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए। और हंगरी को भी, क्योंकि यूरोपियन कमीशन जो है वो काफ़ी हॉस्टाइल एटीट्यूड है, वो काफ़ी एंटी है, तो हंगरी को भी एक अच्छा पार्टनर चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और तो हंगरी जो है चाइना का एक लॉन्चिंग पैड बन सकता है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट लगाएगा, और हंगरी से जो सर्बिया के बीच एक हाई स्पीड रेलवे लाइन है उसका कंस्ट्रक्शन भी करेगा, और ऐसे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन इन्वेस्ट करने वाला है। तो हंगरी को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, और चाइना को एक अच्छा लॉन्च पैड मिल गया जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैंने कहा कि जो इनका वेस्टर्न अलायंस है नीटो का, वो सबका, उसमें जो कुछ कंट्रीज है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, या चाइना के अगेंस्ट जाने के बजाय वो चाइना के फेवर में हो सकते हैं। तो इससे जो ताइवान को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड का व्यू है, ताइवान को लेकर जो सपोर्ट है वो फीका पड़ सकता है। इससे लॉन्ग टर्म में चीन को बहुत फायदा है। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा की। तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। एक तरह से देखा है तो रूस और चीन अब एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चाइना एक रिसोर्स हंग्री नेशन है, भारत की तरह हम भी बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोयला, तेल, फर्टिलाइजर, गैस। चीन के पास भी हर चीज़ नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है
अपनी बढ़ती हुई आबादी है, जितनी भी आबादी है उसको माफ कीजिए, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। रूस अभी तक जो था 2022 तक जो था वो वेस्टवर्ड था, यानी कि यूरोपियन देशों को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने कच्चा माल, मटेरियल, और उनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे। चीन और इंडिया के साथ तो उनकी पार्टनरशिप ट्रेडिंग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2022 में सैंक्शंस लगने के बाद वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड से उनका बिजनेस है वो ठप हो गया है। अब उन्हें ईस्टवर्ड देखा है तो चाइना, इंडिया या और कंट्रीज उसमें आ गए हैं। चीन के साथ रूस का अब एक बहुत लंबा बॉर्डर है, और रूस और चीन मिलकर के पाइपलाइन डाल रहे हैं तेल और गैस की। और रूस और चीन के बीच में ट्रेड है काफ़ी बढ़ गया है। चीन रूस को काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल सप्लाई कर रहा है जो कि पहले वेस्टर्न कंट्री सप्लाई करते थे, और रूस को भी एक अच्छा मार्केट मिलता है अपने जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेचने हैं तेल गैस के लिए। एक कांस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही है। और चीन ने जो भी जितने भी जो वेस्टर्न ब्रांड्स थे जिन्होंने रशिया को छोड़ दिया, वहाँ पे चीनी कंपनियां आ रही हैं, तो एक तरह से दोनों के लिए फायदेमंद सौदा हो गया है। और लॉन्ग टर्म में देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हो सकता है कि चीन और जो रूस है उनको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दोनों एक तरह से शत्रु हैं उनके। अमेरिका की लीडरशिप में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, और दोनों को लगता है कि भाई अमेरिका की दादागिरी बहुत चल रही है, उसे हटाना है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना है जिसमें यूएस जो है उसकी दादागिरी ना चले, और जो डॉलर का डोमिनेंस है जिसके तहत वो जब चाहे सैंक्शन लगाते हैं उससे प्रोटेक्शन मिले। तो रूस और चीन अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। रूस और चीन जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत और कंट्रीज को सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, ताकि उनको अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस उससे घटाया सके, या एक अल्टरनेटिव चीज दी जा सके कि भाई उनकी तरफ वो तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है तो हम करते हैं एक तरह से। और ताइवान को लेके फायदा ये हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशियन नेवी बहुत पावरफुल रही है, चाइनीज नेवी बढ़ रही है लेकिन इतनी पावरफुल अभी तक नहीं है। रशियन नेवी सोवियत यूनियन के टाइम से ही जो है नेटो को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, तो उनका जो सबमरीन फ्लीट है या बहुत कुछ है वो रशियन नेवी ताइवान में चीन की मदद कर सकती है, या फिर चीन को एक अच्छा पार्टनर मिल गया है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कि भाई तुम लड़ोगे तो हमारे पास अच्छा पार्टनर है। और एक तरह से जो चीन जो कि कच्चा माल आयात करता है पेट्रोल वगैरह मिडिल ईस्ट से या और कई कंट्रीज से, उसको जो ये अमेरिकन लेड अलायंस है उसको ब्लॉक कर सकता है चाहे तो। लेकिन अगर वो कच्चा माल चीन रूस से खरीदना शुरू कर दे तो वो सिक्योर सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बॉर्डर है शेयर्ड, और वहाँ पे अमेरिकन की फौज मिसाइल के अलावा नहीं होगी, ग्राउंड फोर्सेस की नहीं हो सकती, तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एक तरह से चीन और रशिया एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। रशिया को मार्केट मिल गया वेस्टर्न वर्ल्ड के सैंक्शंस के बाद, चीन को एक सिक्योर सप्लाई मिल गई अगले 10-20-30 सालों के लिए। तो इस तरह से ये बहुत फायदे का सौदा हो गया है। और जियोपॉलिटिकल में एक बहुत बड़ा जो सुपर पावर जो एक साथ आ रही हैं, तो फिर जो बाकी सुपर पावर्स हैं उनको थोड़ा सा अनईज हुई। तो ये तो था कि चीन को इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारत का इस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, हमारे लिए नुकसान है, फायदा है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म है। तो देखा अगर शॉर्ट टर्म में दिखा है तो कोई खास फर्क ना पड़ने वाला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इट्स ये मोर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड को वीकनिंग वाला बात है, मल्टीपल वर्ल्ड की बात हो रही है शॉर्ट टर्म में। तो मिड टर्म में ये हो सकता है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड वीक होता है, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो एक तरह से देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमें चीन के खिलाफ कह रहे हैं कि साथ देंगे, वो साथ देना शायद हट सकते हैं, हम अकेले हो जाएंगे। हम पहले भी अकेले ही थे, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ कहा नहीं था। गलवान के दौरान जब हुआ था तो शायद ही किसी कंट्री ने चीन की कुछ निंदा की हो, हम सिर्फ अकेले रह गए थे, क्योंकि यूरोपियन देशों का जो ट्रेड पार्टनर चाइना एक बहुत बड़ा है, वो अपना मार्केट खो नहीं सकते, चीन ये बात जानता है। तो शॉर्ट टर्म में कोई खास चेंज नहीं, मिड टर्म में ये हो सकता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए यूरोपियन देशों में, तो वो इन्फ्लुएंस और करने लग जाए। हो सकता है कि वो यूरोपियन देशों को हमारे खिलाफ भड़का दें कुछ चीज़ों को, या कुछ और ऐसा कुछ हो तो यूरोपियन देश जो हमारे साथ आने के बजाय वो सिर्फ कुछ ना करें। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि चीन जो है अपने इन्फ्लुएंस के लिए ताइवान को टेक ओवर कर ले, और इसके अलावा
और भी जो बाकी देश छोटे छोटे उन पे इन्फ्लुएंस करने लग जाए, तो जो हमारे जो ट्रेड लिंक्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मालदीव में अभी चाइना प्रो चाइना सरकार है। तो अगर वो ऐसी सरकार चलती रही तो जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है या हमारे जो ट्रेड लिंक्स है या जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस यूज करके हमारे ट्रेड लिंक्स पे इम्पैक्ट कर सकता है, या हमारा जो ग्रोथ है हमारे ट्रेड है उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है यूरोप में या और कहीं पे, तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है अगर चाइना की पावर ऐसी बढ़ती रही तो। नहीं तो देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड अगर कमजोर होता है तो बाकी जो कंट्रीज हैं, भारत, इंडोनेशिया, टर्की है, साउथ अफ्रीका, मल्टीपोलर वर्ल्ड में इनको भी जगह मिलेगी। तो एक तरह से ये पॉजिटिव है, ग्लोबल साउथ जो है वो आगे बढ़ सकता है, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर ग्लोबल साउथ में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो ये हमारे नेगेटिव है, क्योंकि फिर हमें सोचना पड़ेगा कि चाइना जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत चीज़ डोमिनेट करने लग जाए, वो हमारे इंटरेस्ट से अगेंस्ट चल सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रिप अच्छी है और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमें ये फायदा है, वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेंस कम होती है तो। पर अगर चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए और वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह चीज़ें डोमिनेट करने लग जाए तो फिर हमारे नुकसान है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। और ये मेरे हिसाब से कंक्लूजन है इन दो ट्रिप्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जियो पॉलिटिक्स में और कोई कमेंट्री है हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक बाय बाय।